नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पेनिसिलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पेनिसिलियम पेनिसिलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलस से बना है और जिसका अर्थ होता है आर्टिस्ट का ब्रश, यानी हिंदी में बोलते हैं कलाकार की कूंची। क्योंकि इसका जो कोनिडिफर होता है वह आर्टिस्ट के ब्रश के समान दिखाई देता है और आर्टिस्ट के ब्रश को लैटिन भाषा में पेनिसिलिस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पेनिसिलियम रखा गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकृत स्थिति की बात करते हैं तो प्रभाग यूमाइकोटा, उपप्रभाग एस्कोमाइकोटिना, वर्ग प्लेक्टोमाइसिटीज, गण यूरोसियल्स, कुल यूरोशिएसी और वंश पेनिसिलियम। अब हम पेनिसिलियम के बारे में सामान्य लक्षणों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं उसकी प्राप्ति स्थान के बारे में। तो पेनिसिलियम नीली व हरी फफूंद के नाम से जाने जाने वाली कवक की एक सर्वव्यापी और मर्तोपजीवी प्रजाति है। इसकी जातियां अर्थात पेनिसिलियम वंश की जो जातियां हैं वह सड़ी गली सब्जियों, फलों, डबल रोटी, मांस व चमड़े की वस्तुओं पर तथा लकड़ी आदि पर ग्रोथ करती हुई पाई जाती है। तो जैसा आपने देखा कि सर्वव्यापी होती है और साथ ही साथ इन प्रकार के विभिन्न आवासों पर ये हमें देखने को मिलती है। इसे हम सामान्यतः ब्लू या ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ जातियां हैं जो मनुष्य व जंतुओं में परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलियम की कायिक संरचना की बात करते हैं तो पेनिसिलियम का जो कवक जाल है वह अत्यधिक शाखित व पट्टयुक्त होता है। प्रत्येक पट्ट छिद्र युक्त होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है तथा प्रत्येक कोशिका में एक अथवा एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कायिक अथवा प्रारंभिक अवस्था में कवक तंतु रंगहीन होते हैं, परंतु परिपक्व होने पर अर्थात जनन के समय ये रंगीन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलियम के अंदर किस प्रकार से जनन होता है। पेनिसिलियम के अंदर जनन हमें 3 प्रकार की विधियों के द्वारा देखने को मिलता है। इन 3 प्रकार की विधियों के अंतर्गत सबसे पहले कायिक जनन, फिर हम देखते हैं अलैंगिक जनन और तीसरा होता है लैंगिक जनन। अब इन तीनों प्रकारों के जनन का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कायिक जनन की बात करते हैं। तो कायिक जनन के अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रकार का जनन जो इसका कवक जाल होता है उस कवक जाल के अंदर कवक तंतुओं की किसी भी जैविक अथवा भौतिक घटना के कारण उनकी क्षति होती है या कवक तंतु टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार से पृथकित प्रत्येक खंड
निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा एक नए कवक जाल को बनाने की क्षमता रखता है। तो जब कभी भी कायिक कवक जाल का कोई टुकड़ा किसी घटना के कारण मात्र कवक जाल से पृथक होकर के एक नवीन कवक जाल का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की जनन की विधि को हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें जनन का सबसे प्रचलित मेथड है। इस प्रकार के जनन के अंतर्गत अचल बीजाणु, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, उनका निर्माण होता है और इन कोनिडिया की उत्पत्ति ऊर्ध्व व पट्टयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर तलाभिसारी क्रम में होता है। तलाभिसारी क्रम से हमारा तात्पर्य है कि कोनिडियोफोर के शीर्ष पर है जो कोनिडिया होते हैं वो होते हैं परिपक्व, और उसके नीचे की तरफ वो होते हैं युवा कोनिडिया होते हैं। कवक जाल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस कवक जाल की कोई भी एक कोशिका जो कि ऊर्ध्व दिशा की वृद्धि करती है, अलैंगिक जनन के समय अर्थात कोनिडिया निर्माण के समय यह ऊर्ध्व शाखा कोनिडियोफोर के रूप में व्यवहार करती है। अन्य कवकों की भांति पेनिसिलियम के अंदर हमें कोनिडियोफोर में फूट सेल्स देखने को नहीं मिलती है, पाद कोशिका इसमें नहीं पाई जाती है। कोनिडियोफोर जो आपका ऊर्ध्व कवक तंतु है, यह ऊर्ध्व कवक तंतु अर्थात कोनिडियोफोर एक निश्चित लंबाई तक उदग्र वृद्धि के बाद एक, दो अथवा अधिक बार शाखित हो जाता है। यानी ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार है, तो एक, दो अथवा तीन बार तक है जो ये शाखित हो जाता है। और इन शाखाओं को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं, या जो प्रथम बार कोनिडियोफोर के विभाजन से शाखाओं का निर्माण हुआ तो उसको हम रेमस कहते हैं। और रेमस के फिर शाखित होने से विकसित नवीन शाखाओं को हम मैच्यूली, और मैच्यूली के शाखित होने से विकसित नई शाखाएं, उनको हम कहते हैं प्रांगुल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मेटा। और इनके शीर्ष पर अर्थात प्रांगुलों के शीर्ष पर है जो कोनिडिया का निर्माण तलाभिसारी क्रम के अंतर्गत होता है। तलाभिसारी क्रम के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी विकसित और ओल्ड कोनिडिया ऊपर की तरफ और नवीन कोनिडिया नीचे की तरफ होते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको एक ब्रश के कोनिडियोफोर है, ब्रश का डंडा लगता है, उसके आगे जो इसकी शाखाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक शाखाएं और कोनिडिया, वो आपको एक आर्टिस्ट के ब्रश के पंजा के समान दिखाई देती है। इसलिए इसको है जो हम आर्टिस्ट का ब्रश भी कहते हैं इसके कोनिडियोफोर को। इस कोनिडियोफोर पर जो इसके प्रांगुल होते हैं, प्रांगुल के शीर्ष भाग पर कोनिडिया का निर्माण होता है। कोनिडिया का निर्माण के दौरान प्रांगुल का शीर्ष भाग, जो ये प्रांगुल है सबसे ऊपर वाली शाखा, अंतिम शाखा कोनिडियोफोर की, इसके शीर्ष भाग फूल जाता है। और साथ ही साथ इस शीर्ष भाग में स्थित केंद्रक में संतुलित विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बनते हैं, जिसमें से एक केंद्रक इस शीर्ष भाग में चला जाता है, दूसरा केंद्रक है जो प्रांगुल के अंदर ही रह जाता है।
और इन दोनों के बीच में पट निर्माण से ऊपरी फूला हुआ शीर्ष भाग कोनिडियम में रूपांतरित होता है, जबकि नीचे वाला केंद्रक वापस पुनः जो इसी तरह से विभाजन की पुनरावृत्ति द्वारा नवीन कोनिडियम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक के बाद एक तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया की श्रृंखला बन जाती है। प्रत्येक परिपक्व जो इसका कोनिडियम होता है वो गोलाकार, चिकना और एक केंद्र की, लेकिन कुछ जातियों में हमें बहुकेंद्र की कोनिडिया भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये एक केंद्र की कोनिडियम का निर्माण इसके अंतर्गत होता है। और बाद में ये कोनिडियोफोर से अलग होने के पश्चात किसी उपयुक्त अधो स्तर पर गिरने पर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल का निर्माण करते हैं। अंकुरण से पूर्व कोनिडियम का एक केंद्र की केंद्रक निरंतर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है और इसके पश्चात इस कोनिडियम से एक जर्म ट्यूब निकलती है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, और जनन नलिका की लंबाई में वृद्धि के साथ ही साथ इसके अंदर पट बनने लगते हैं और इस प्रकार से यह जनन नलिका आगे चलकर बहु कोशिकी बहु केंद्र की कवक जाल का निर्माण करती है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो पेनिसिलियम की कई जातियों में लैंगिक जनन का अध्ययन किया गया है और सामान्यतः देखा गया कि सभी जातियां हैं जो होमोथेलिक अर्थात समजालिक होती है। यानी कहने का मतलब है सभी जातियों के अंदर एक ही प्रकार के थैलस के अंदर हमें दोनों प्रकार के जननांगों का विकास देखने को मिलता है। पेनिसिलियम वंश के अंतर्गत हमें लैंगिकता का न्यूनीकरण देखने को मिलता है, अर्थात जो लैंगिक जनन है उसके अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है, इतना इसमें एडवांसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर जो हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया देख रहे हैं वो हम पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंतर्गत है जो पाए जाने वाले लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के लैंगिक जनन के अंतर्गत कवक तंतु से विकसित होने वाली कोई भी ऊर्ध्व शाखा जो कि एक कोशिकीय शाखा के रूप में विकसित होती है एस्कोगोनियम कवक तंतु के रूप में कार्य करती है। यानी इसके अंतर्गत हम एस्कोगोनियम यानी मादा जननांग और एंथीरिडियम यानी नर जननांग या पौंधानी। प्रारंभिक अवस्था में आप देखेंगे तो एस्कोगोनियम एक कोशिकीय होता है, परंतु इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन से यह जो एक कोशिकीय संरचना एक कोशिकीय बहुकेंद्र की संरचना बन जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यंग एस्कोगोनियम होता है वो एक कोशिकीय बहुकेंद्र की संरचना होती है। एस्कोगोनियम का जिस प्रकार से यानी मादा जननांग का परिवर्धन होता है उसके साथ ही साथ इसके समीपस्थ स्थित कवकतंतु या उसी कवकतंतु से एक पौंधानी शाखा उत्पन्न होती है और यह पतली शाखा इस मादा जननांग अर्थात एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटते हुए ऊपर की ओर वृद्धि करती है और इसका शीर्ष भाग फूल जाता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, तथा एक पट का निर्माण होने से इसका फूला हुआ शीर्ष भाग शेष कवक तंतु से
पृथक हो जाता है और यह एक केंद्र की गुंबदाकार संरचना है जो क्या कहलाती है, पुंधानी। अब पुंधानी का जो शीर्षस्थ भाग है वह एस्कोगोनियम, जो इसका शीर्षस्थ भाग है ये पुंधानी का, पुंधानी चारों तरफ चारों ओर से एस्कोगोनियम को लपेटी हुई होती है। अब पुंधानी का जो शीर्षस्थ भाग है, फूला हुआ भाग, और एस्कोगोनियम को जहां पर संपर्क में आता है, जो एस्कोगोनियम का ग्राही भाग है, इन दोनों की जो संपर्क भित्ति होती है घुल जाती है, जिसके फलस्वरूप एस्कोगोनियम और पुंधानी के बीच छिद्र बन जाता है और इस छिद्र से पुंधानी व एस्कोगोनियम के जीवद्रव्य आपस में संपर्क में आता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में प्लाज्मोगेमी की क्रिया होती है। लेकिन अन्य कवकों से हट करके इनके अंदर पुंधानी से नर केंद्रक एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं करते हैं और संभवतः ऐसा हो सकता है कि प्लाज्मोगेमी एक प्रकार से उद्दीपन के रूप में कार्य करती है। इसके पश्चात पुंधानी में स्थित नर केंद्रकों का अपहासन हो जाता है। एस्कोगोनियम में उपस्थित केंद्रक, क्योंकि हमने पहले देखा कि एस्कोगोनियम एक कोशिकीय बहुकेंद्रक की संरचना है, तो एस्कोगोनियम में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं और ये केंद्रक इस प्रकार के उद्दीपन के फलस्वरूप, यानी एंथ्रेडियम से एस्कोगोनियम में आपस में जो प्लाज्मोगेमी हुई है, इस सिर्फ प्लाज्मोगेमी के उद्दीपन के फलस्वरूप ही एस्कोगोनियम में उपस्थित बहुत सारे केंद्रक, क्योंकि बहुकेंद्रक होता है, ये क्या करते हैं, पैर बना देते हैं, जिससे है जो एक केंद्रक युग्म अवस्था हमें इसको एस्कोगोनियम में देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जो केंद्रक युग्म बनते हैं, इन केंद्रक युग्मों में केंद्रक युग्मों में डाइकोरियन के अंदर कॉन्जुगेटिव डिवीजन होता है, जिससे और अधिक संख्या में केंद्रक युग्म बन जाते हैं और इस समय इस एस्कोगोनियम में पट निर्माण की क्रिया से एस्कोगोनियम संरचना बहुकेंद्र की एक कोशिकीय से अब है वो कोशिकीय संरचना, बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। अब प्रत्येक कोशिका में एस्कोगोनियम की एक केंद्रक युग्म होता है। एस्कोगोनियम की कुछ द्विकेंद्रकी कोशिकाओं में से एस्कस जन तंतु उत्पन्न होते हैं और ये तंतु बहुकेंद्रकी तथा इनकी ये द्विकेंद्रकी तथा प्रत्येक कोशिका ये जो आपका एस्कोगोनियम है, एस्कोगोनियम की सारी कोशिकाएं कैसी है, द्विकेंद्रकी होती है और द्विकेंद्रकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एस्कस जन तंतु बनते हैं और एस्कस जन तंतु है जो द्विकेंद्रकी और बहुकोशिकीय होते हैं और इन एस्कस जन तंतुओं के शीर्ष कोशिकाएं जो होती है वह एस्कस मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है और इन कोशिकाओं के अंदर जो डाइकैरियन होता है वो संलयनित होकर के द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। अब जो यंग एस्कस है उसमें ऐसे कैसे एस्कस मदर सेल्स है, उसमें द्विगुणित केंद्रक जो है उसमें पहली बार अशुद्ध विभाजन होता है और उसके बाद में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें 8 केंद्रक बनते हैं और ये 8 ही केंद्रक अगुणित केंद्रक कायांतरित होकर के एस्को बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और प्रत्येक परिपक्व एस्को बीजाणु गोल, दीर्घवृत्तीय अर्थात अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं और ये 8 ही एस्को बीजाणु में से 4 अलग प्रभेद के था, 4 अलग प्रभेद के, यानी 2 प्रभेद के होते हैं। 4 प्लस प्रभेद के मान लो तो 4 माइनस प्रभेद के होते हैं। अब लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप
एस्कोगोनियम तथा एस्कोजन तंतु के परिवर्धन जब होता है, साथ साथ जननांगों के चारों ओर उपस्थित बंधे कवक तंतु मिलकर के एक बहुस्तरीय आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं। और पेरिडियम से परिबद्ध क्या होता है, एस्कोगोनियम, पुंधानी और एस्कस कवकजन तंतुओं, ये पूरी संरचना है जो एक एस्कोकार्प कहलाती है, फलन पिंड। और जब एस्कोकार्प बंद होता है पूरी तरह से, तो इस प्रकार के एस्कोकार्प को हम क्लिस्टोथिशियम कहते हैं। इस क्लिस्टोथिशियम में एस्कस अनियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और मैच्योर होने पर इसके अंदर एसआई की भित्ति घुल जाती है, जिससे एस्को बीजाणु क्लिस्टोथिशियम के अंदर इसके पोषक द्रव्य में तैरते रहते हैं अंदर। और यह पोषक द्रव्य पेरिडियम की भीतरी परतों के घुलने से, अर्थात भीतरी परतों के आश्रित होने से निर्मित होता है। अब इन एस्को बीजाणुओं का प्रकीर्णन या मुक्तन इस फ्रूटिंग बॉडी अर्थात क्लिस्टोथिशियम की भित्ति के फटने या गलने से मुक्त होते हैं ये। और जब ये क्लिस्टोथिशियम की भित्ति टूट जाती है या गल जाती है, तो एस्को बीजाणु है जो मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्त होने पर ये एस्को बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेनिसिलियम के अंदर लैंगिक जनन है जो पाया जाता है वो आश्रित प्रकार का होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नर जननांग अर्थात पुंधानी का मुख्य रोल निषेचन के अंतर्गत नहीं होता है, सिर्फ एज एक उद्दीपन के रूप में होता है। अब पेनिसिलियम के जीवन चक्र की बात करते हैं। तो पेनिसिलियम के अंतर्गत अलैंगिक जनन हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर पेनिसिलियम के कवक तंतु से कोनिडियोफोर का निर्माण होता है। कोनिडियोफोर के ऊपर हम देखते हैं कि कोनिडिया का निर्माण होता है और कोनिडिया अंकुरित होकर के पुनः कवक जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर अलैंगिक रिप्रोडक्शन या ऐसे कह सकते हैं अलैंगिक इसके जीवन चक्र पूरा होता है। लैंगिक जीवन चक्र के अंतर्गत हम देखते हैं तो पेनिसिलियम के कवक जाल पर एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम से है जो नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अन्य कवकों के लैंगिक जनन से हट करके कि इसमें है जो नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ में संलग्न नहीं होकर के सिर्फ है जो एक उद्दीपन का कार्य करता है। एस्कोगोनियम खुद है जो बहुकेंद्रक की संरचना होती है, उसके केंद्रक है जो आपस में पेयरिंग करके द्विकेंद्रक की युग्म अवस्था का निर्माण करते हैं और उन्हीं से बाद में जाके एस्कोजेनस हाइफा का निर्माण होता है। और एस्कोजेनस हाइफा से एस्कस मात्र कोशिका के अंदर है जो कैरियोगेमी संपन्न होकर के बाद में म्यूसिस और म्यूसिस के बाद में उससे जो एस्कोस्पोर बनते हैं और एस्कोस्पोर है जो पुनः जर्मिनेट होकर के नवीन कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें है जो पूरी लाइफ साइकिल अगुणित अवस्था में देखने को मिलती है। डिप्लॉइड अवस्था सिर्फ एस्कस मात्र कोशिका में द्विकेंद्र की अवस्था से जब यानी जो केंद्रक युग्म होता है, केंद्रक युग्म में कैरियोगेमी होती है, उसी में देखने को मिलती है। उसके पश्चात है जो आपस में म्यूसिस हो जाता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि द्विकेंद्र की अवस्था अत्यंत ही शॉर्ट या बहुत ही कम अल्प अवधि के लिए होती है। अब ये जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे आर्थिक रूप से। पेनिसिलियम के कई महत्वपूर्ण इसके यूजफुल एक्टिविटीज है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज की गई वो पेनिसिलियम से की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इस पेनिसिलियम वंश की विभिन्न जातियों से कई प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। पेनिसिलिन बी को पेनिसिलियम नोटेटम से, स्पाइनुलोसिन को पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम से, साइट्रिनिन को पेनिसिलियम साइट्रिनम से, आइसोपेनिसिलिन एन को पेनिसिलियम क्राइसोजिनम आदि से प्राप्त किया जाता है। वहीं जब हम पिगमेंट की बात करते हैं तो पेनिसिलियम की कुछ जातियां महत्वपूर्ण वर्णकों का संश्लेषण करती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं एमोडिक अम्ल जो कि संतरे जैसे रंग का होता है, ये पेनिसिलियम साइक्लोपियम से प्राप्त किया जाता है। फोनिसिन पीला, लाल या बैंगनी रंग का एक वर्णक होता है, इसको पेनिसिलियम फोनिशियम से प्राप्त किया जाता है। और साइरिटिनिन जो कि पीले रंग का वर्णक होता है, इसे पेनिसिलियम सीरिनम से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य लाभप्रद महत्वों के अंतर्गत देखते हैं तो पनीर उद्योग के अंतर्गत मूल्यवान स्वादिष्ट पनीर जैसे रॉकफोर्ट व कैम्बर्ट को हम है जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी तथा पेनिसिलियम कैम्बर्टी से प्राप्त करते हैं। कार्बनिक अम्लों के संश्लेषण की बात करते हैं तो पेनिसिलियम की कुछ जातियों से साइट्रिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल आदि का निर्माण किया जाता है। और एल्कोहल संश्लेषण की बात करते हैं तो पेनिसिलियम की कुछ जातियां एल्कोहल बनाने में प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण के रूप में पेनिसिलियम पेटुलम जेंटिसिल एल्कोहल बनाने के काम आती है। इन लाभप्रद एक्टिविटीज के अलावा कुछ हानिकारक गतिविधियां भी इस कोक के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य है भोज्य पदार्थों का विनाश। पेनिसिलियम की कई जातियां जैसे पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम एक्सपेंसम वो पेनिसिलियम ग्लाउकम भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। कागज व चमड़े की वस्तुओं को हानि पहुंचाकर पेनिसिलियम की विभिन्न जातियां बहुत बड़ा है जो आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। इसके अंतर्गत पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। वहीं कुछ पेनिसिलियम की जातियां जैसे पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम लकड़ी को नष्ट करती है, जिसके फलस्वरूप इमारती काष्ठ को हानि पहुंचती है। धन्यवाद।